Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 11, the Union Legislature. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Dear students, till here I have completed everything in part 1. We'll start part 2 with Rajya Sabha. Students, Rajya Sabha is also called Council of States. राज्यसभा का ही दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट. ये अपर हाउस है पार्लियामेंट का. राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ स्टेट इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. इट इज़ अ परमानेंट बॉडी, कैन नॉट बी डिजॉल्व. ये परमानेंट बॉडी है और पूरी की पूरी बॉडी कभी डिजॉल्व नहीं होती. अब हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन क्या है. मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं. जो 238 मेंबर्स होते हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से बिलोंग करते हैं. ठीक है. 238 जो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि लोकसभा में भी होता है. द सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन. देखो, कुछ स्टेट्स हमारे यहाँ बहुत बड़े हैं, कुछ स्टेट्स बहुत छोटे हैं. कुछ स्टेट बड़े तो हैं पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है. कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सारे स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को सीट्स अलॉटेड है. हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था इस बात को कि अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन सीट्स आर डिवाइडेड अमंग देम. चलो, तो जो मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा. देखो, हर स्टेट के, जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश में जितने भी एमएलएज होंगे, कौन होंगे बेटा? एमएलएज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर होंगे वो राज्यसभा में कौन जाएगा उसको इलेक्ट करते हैं. जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के वही चुनेंगे कि राज्यसभा में उनके स्टेट से कौन जाएगा. हमने बोला कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 हो सकती है. फिर हमने बात की कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी से 238 मेंबर आएंगे. तो ये बाकी 12 कहाँ से आएंगे? तो बाकी 12 आएंगे अपार्ट फ्रॉम दिस. ये 238 के अलावा जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनेट करता है बेटा 12 मेंबर्स को. ये जो लोग होते हैं हु हैव डिस्टिंग्यूश्ड देमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज. ये जो 12 लोग होंगे बच्चा, इन्होंने अपनी फील्ड में मास्टरी, एक्सीलेंस हासिल की होगी. ठीक है. वो एक्सीलेंस इनको आर्ट में भी हो सकती है, लिटरेचर में हो सकती है, साइंस में हो सकती है या सोशल सर्विसेज में हो सकती है. मैरी कॉम राज्यसभा मेंबर रही हैं, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा मेंबर रहे हैं, रेखा राज्यसभा मेंबर रही हैं. ठीक है बात बेटा. फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर बोलते हैं हम एम.एस. स्वामीनाथन को. एम.एस. स्वामीनाथन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारा कुछ रिसर्च किया हुआ है. वो भी राज्यसभा के मेंबर हैं. उनको नॉमिनेट किया था APJ अब्दुल कलाम ने, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने. मतलब किसको किया था? एम.एस. स्वामीनाथन को. ठीक है. APJ कलाम. ये भी कौन रहे बेटा? हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं ना. तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट लिटरेचर में ये लोग कहाँ पर जाते हैं? फिर नॉमिनेट होकर राज्यसभा में. जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है राज्यसभा का. राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? राज्यसभा. अब देखो, प्रेसिडेंट कौन है हमारे? अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू. ठीक हुई बात. तो जो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, जैसे अभी यहाँ जगदीप धनखड़, तो जो जगदीप धनखड़ हैं वो वाइस प्रेसिडेंट है. साथ ही साथ में राज्यसभा की जो भी मीटिंग्स होंगी, प्रोसीडिंग्स होंगी, उनको प्रेसाइड कौन ही करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट. जगदीप धनखड़ अभी कौन है? वाइस प्रेसिडेंट करंट. और करंट प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू. तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन जाता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का. जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का. शी इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. ठीक है. बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ये बन गए हैं तो ये बन ही जाना है. ठीक है बात. वाइस प्रेसिडेंट मीन्स चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ऐसा ही होगा. जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही चेयरमैन बन जाएगा, चेयरपर्सन बन जाएगा राज्यसभा. कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना बेटा इसमें? जैसे ये होता है ना, अगर आप ये हो तो ये हो जाओगे, वैसे ही होता है. अगर आप वाइस प्रेसिडेंट हैं तो आप चेयरमैन होंगे. कहाँ के? राज्यसभा के. अब टर्म मतलब समय अवधि. ठीक है. अवधि कितनी है? ईच मेंबर इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर. हर मेंबर को कितने सालों के लिए चुना जाता है? 6. पर वहीं पे लोकसभा में कितने सालों के लिए चुना जाता है? 5.
1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं एंड रिप्लेस बाय द न्यू, उनकी जगह कौन आ जाते हैं, न्यू मेंबर। हर 2 साल में, ठीक है, 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और उनको रिप्लेस कर देते हैं न्यू मेंबर। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए बेटा, तो अभी हमने जब लोकसभा की एलिजिबिलिटी देखी थी तो हमने देखा था वहाँ पर अगर आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो आपकी एज कितनी होगी, हो सकती है, होनी चाहिए, हो नहीं सकती, कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स। पर वहीं पर अगर आप राज्यसभा के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हो तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स। ठीक है बात। मेंबर इंडियन सिटीजन होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई गवर्नमेंट सर्विस में होगी तो आप राज्यसभा के मेंबर नहीं बन पाओगे। आप इंसॉल्वेंट ना हो, मतलब दिवालिया ना हो, मेंटली अनसाउंड ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, साउंड माइंड के हो, और गवर्नमेंट सर्विसेज में ना हो, आपकी एज 30 साल की है तो आप पूरी तरह एलिजिबल हैं, आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं राज्यसभा के लिए। फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या फंक्शन है बेटा पार्लियामेंट के, मेकिंग लॉज। इंडिया में सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है बेटा, पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है वो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी कंट्री में, ये न्यू लॉज लेके जाती है एज वेल एज जो ओल्ड है उन्हें भी चेंज कर देती है। पार्लियामेंट कैन मेक न्यू लॉज एज वेल एज रिपील और अमेंड द ओल्ड वंस को पूरी तरह रिपील भी कर सकती है, उन्हें अमेंड, उनमें कुछ सुधार भी कर सकती है। ठीक, कोई बात। तो पार्लियामेंट क्या है बच्चा, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी कंट्री की, ये नए लॉज बनाती है, पुरानों को चेंज करती है। एवरी लॉ मस्ट हैव द सैंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, हर लॉ को सैंक्शन मिला होना चाहिए किसका बेटा, पार्लियामेंट का। पहले लॉ जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ बिल, ठीक है, बिल प्रेजेंट करते हैं और फाइनली जब उस पर डिबेट डिस्कशन प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा सबसे पास हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा, लॉ। पर जब लॉ इंट्रोड्यूस होता है तो वो किस फॉर्म में रहता है, बिल। अब कोई अगर आपसे पूछे कि बिल क्या होता है तो क्या बोलोगे, बिल इज़ द ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड लॉ, जो प्रपोज्ड लॉ है उसके ड्राफ्ट को ही हम क्या कहते हैं, बिल। बिल इज़ द ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड लॉ, बिल क्या है, ड्राफ्ट है, प्रपोज्ड लॉ का जो लॉ बनने वाला है उसका ड्राफ्ट बिल। अ बिल बिकम्स एन एक्ट ओनली व्हेन पार्लियामेंट, एक बिल एक्ट तभी बन पाएगा बेटा जब वो राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास हो जाए, सेम उसके ऊपर प्रेसिडेंट भी साइन कर दे। ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में से पास नहीं हुआ, कई बार राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास नहीं हुआ। एक दो लॉ ऐसे भी रहे हैं जो दोनों हाउसेस से पास हो गए पर प्रेसिडेंट ने उनको असेंट नहीं दी, तो प्रेसिडेंट कुछ अमेंडमेंट के लिए बोल सकता है कि भाई ये अमेंडमेंट कर लो, और अगर किए तो ठीक, नहीं तो प्रेसिडेंट को फिर बाद में मानना पड़ता है कि नहीं चलो मैं साइन कर ही देता हूँ, क्योंकि उसके पास इतनी लीगल पावर नहीं है कि वो किसी बिल को रोक पाए, सिर्फ अमेंडमेंट करने के लिए कह सकता है। बिल को आप ब्रॉडली कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, इफ प्रेसिडेंट वांट ही कैन आस्क फॉर चेंजेस इन द बिल, but it's completely in the hand of लोक सभा और राज्यसभा, they want to change it or not। सेकेंड टाइम अगर प्रेसिडेंट के पास बिल आएगा तो प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन इट। बिल को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बच्चा। बिल्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मनी बिल मतलब बजट जो ईयरली आएगा, ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स मतलब जहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने होंगे। Ordinary bills. Ordinary bills are draft proposals for ordinary laws made by legislative body. Legislative bodies ने जो ordinary laws बनाए होंगे उसके लिए जो proposal आएगा उसे क्या बोलेंगे, ordinary bill. They can be introduced in either house of parliament, किसी भी house of parliament में इसको introduce किया जा सकता है। Money bill. अब मनी बिल की अगर बात करें तो जो मनी बिल हैं वो कंटेन करते हैं वो मैटर्स जो टैक्स से रिलेटेड हो, रेगुलेशन और बोरोइंग ऑफ मनी, मनी के रेगुलेशन से, मनी को बोरो करने से जो गवर्नमेंट होती है वो मनी को बोरो भी करती है और उसको रेगुलेट भी करती है। द पेमेंट इनटू और विड्रॉल फ्रॉम इमरजेंसी फंड, अगर इमरजेंसी फंड से कुछ विड्रॉ करना है या पेमेंट करना है, ये सब किसके अंदर आएगा, मनी बिल के अंदर, और ये सिर्फ बेटा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होते हैं।
फिर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो बिल होता है बच्चा किस में सुधार करने के लिए, किस में अमेंडमेंट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में। ये किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। फिर आएगा फाइनेंशियल कंट्रोल। जो पार्लियामेंट होती है वो पूरे गवर्नमेंट फाइनेंसेस को कंट्रोल करती है। जो गवर्नमेंट होती है वो बजट प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट के सामने हर साल। जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होगी वो ये बताता है कि जो इनकम है गवर्नमेंट की वो कितनी है और गवर्नमेंट उसको कहाँ पर स्पेंड कर रही है, खर्चा कहाँ कर रही है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पूरा राइट है कि वो उसमें सजेशंस दे सके कि भाई ये जो आप कर रहे हैं इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ऐसे करें। ठीक है, लोकसभा के पास पावर है कि वो लोकसभा हैज़ द पावर टू रिजेक्ट द बजट कम्प्लीटली। लोकसभा के पास पावर है कि वो पूरी तरह बजट को रिजेक्ट भी कर सकती है। तो पूरा सरकार का पैसा कंट्रोल भी पार्लियामेंट ही करते हैं। सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब भी कौन देखता है, पार्लियामेंट। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स। पार्लियामेंट कीप्स अ चेक ऑन द मिनिस्टर्स एंड देयर वर्क। मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके काम पे चेक भी कौन रखता है, पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनके पास राइट है कि वो मिनिस्टर्स को क्वेश्चन कर सकें अबाउट द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए। मोर स्पेसिफिकली किसके लिए, लोकसभा के लिए। अगर मिनिस्टर सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है क्वेश्चन का तो हम लोकसभा में क्या लेके आ सकते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द मिनिस्टर। कि भाई ये तो अपने क्वेश्चंस को प्रॉपर आंसर ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या आ जाएगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इस केस में जो गवर्नमेंट होगी उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, रिजाइन। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है मिनिस्टर्स के लिए पूरी तैयारी से आएँ, प्रॉपर आंसर लेके आएँ, जो भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए बता पाएँ लोगों को कि भाई हम ये कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं। देखो, पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा, फिर उस पर डिस्कशन होगा, फिर उस पर वोटिंग होगी, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में जाने के बाद सेम प्रोसेस, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, वोटिंग, फिर वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाएगा और फिर वो क्या बन जाएगा, बिल, एक्ट। जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शंस की अगर हम बात करें तो जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव भी कर सकता है। पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है उसके ऑफिस से। एज वेल एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की पावर भी पार्लियामेंट के पास है। इफ़ दे वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन और मिस यूज़ देयर अथॉरिटी, अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया हो, किसी नियम को तोड़ा हो, अपनी पावर अथॉरिटी का मिस यूज़ किया हो, तो ये होता है किस प्रोसेस से, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और ये पावर किसके पास है बेटा, पार्लियामेंट। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि मैम कि किस प्रोसेस से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस को रिमूव किया जा सकता है, तो उस प्रोसेस का नाम है बेटा इम्पीचमेंट, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है, किसी भी लॉ को सुधार सकती है, रिपील कर सकती है, मतलब पूरी तरह ख़त्म कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न में सुधार भी कर सकती है, उसे ख़त्म भी कर सकती है। इट कैन मेक अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी से ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है। दैट इज़ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो मेंबर प्रेजेंट है उसमें से अगर 50% से ज़्यादा बोल दें भाई कि ऐसा कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप इस चीज़ को सुधार सकते हैं, वोटिंग होगी तो हो जाएगा। पर कुछ अमेंडमेंट्स के लिए कुछ बेसिक सर्टेन नेचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको अगर आपको अमेंड करना है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मतलब सम अमेंडमेंट्स जो प्रेजेंट मेंबर हैं उसके 50% से अगर ज़्यादा वोट डल गए तो हो जाएगा, पर कुछ कुछ केसेस में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। इंटरनेशनल ट्रीटीज, ट्रेड एग्रीमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑल्सो नीड द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रीटीज़ करनी हो, जैसे आप USA के साथ कोई डील साइन कर रहे हो, कोई ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं, जो सार्क में, नाफ्टा में, साफ्टा में है,
वो कर रहे हो तो भी आपको पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, सपोज करो कल हम पाकिस्तान के ऊपर वॉर छेड़ना है तो भी उसके लिए भी पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए पड़ेगा। एन ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, पार्लियामेंट एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन के ऑर्गन की तरह भी पार्लियामेंट काम करता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं कैन आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं पार्लियामेंट से। कौन? बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सिर्फ वो इंफॉर्मेशन को छोड़कर जो सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को अफेक्ट कर सकती हो, सिर्फ उनको छोड़कर जो नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर सकती हो, इसके अलावा आप कोई भी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट से ले सकते हो। तो द पार्लियामेंट इज नॉट जस्ट अ लॉ मेकिंग बॉडी, इसका मतलब है जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ नियम बनाने वाली एक जगह नहीं है, ठीक है, एक बॉडी नहीं है। ये न्यूमरस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करती है, फुलफिल करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट कीप्स चेक ऑन गवर्नमेंट, सबसे बड़ा फंक्शन पार्लियामेंट का है कि हमारी सरकार के ऊपर भी नज़र रखती है। एंड एंश्योर्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और लोगों के वेलफेयर का भी ध्यान रखती है। सरकार पे नज़र रखती है, लोगों के वेलफेयर का काम करती है, मतलब ऑल इन ऑल बहुत सारे काम करती है हमारी पार्लियामेंट। चलो स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें बेटा, स्टेट्स लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशरी होगा। जुडिशरी में तो हाई कोर्ट होगा, लोअर कोर्ट होंगे। एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आएंगे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट्स। देखो अगर हम नेशनल लेवल से कंपेयर करें तो गवर्नर की जगह यहाँ कौन हो जाता है? प्रेसिडेंट। चीफ मिनिस्टर की यहाँ जगह यहाँ नेशनल लेवल पे कौन हो जाता है? प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो सेम, ठीक हुई बात। और सिविल सर्वेंट तो दोनों जगह सेम रहेंगे। चलो फिर लेजिस्लेचर की टू पार्ट होते हैं, एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली हुई विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ विधान परिषद। फिर से लेजिस्लेचर की दो पार्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद। पूरे 28 स्टेट में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी, पर सिर्फ 6 ही स्टेट में आपको विधान परिषद मिलेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलेगा। सो इट्स योर होमवर्क, इट इज़ योर होमवर्क to check it on Google which 6 state has Vidhan Parishad and let me know in comment section. Executive, Governor, Chief Ministers, Council of Ministers, Civil Servant, High Court, Lower Court. चलो मैं बता ही देती हूँ। States have legislative assembly corresponding to the लोकसभा, जैसे स्टेट सेंट्रल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट में लोकसभा है, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट पे, ठीक है। हाँ मैं ये और बता देती हूँ, यहाँ मैंने नहीं बताया। लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा किसकी तरह होती है? यूनियन में लोकसभा की तरह। और विधान परिषद किसकी तरह होता है? या लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा की तरह। सेंटर में नाम है और ये स्टेट में नाम है। बट ओनली सर्टेन स्टेट, जैसे कि आंध्र प्रदेश, जो 6 स्टेट मैंने होमवर्क में पूछे थे ना वो यही है, पर फिर भी आप लोग लिख के दिखाएंगे। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, बिहार, इन पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। किस किस के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है? सिर्फ 1 2 3 4 5 6 स्टेट। वो 6 स्टेट कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, बिहार। बेटा मैं पेपर बनाऊँ तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछूँ कि हाउ मेनी स्टेट हैज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल, नेम दे। तो फर्स्ट यू विल राइट 6 स्टेट हैज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल, नेम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, बिहार। Those states have only legislative assembly are called unicameral, जहाँ जितने स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसे बोलेंगे यूनिकैमरल, और जहाँ दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल होंगे उसे बोलेंगे बाईकैमरल। पावर्स क्या है? पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर passes law according to its requirement on the subject that are included in state list, जिसे हम लोगों ने देखा था ना, पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब स्टेट लिस्ट में आता है, तो उनके लिए लॉ बना सकता है स्टेट लेजिस्लेचर। फाइनेंस, पूरे स्टेट का जो भी फाइनेंस है उसको कंट्रोल करता है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा, ये स्टेट। जैसे हम एमपी में रहते हैं तो एमपी गवर्नमेंट, शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट उसको देखेगी। यूपी योगी आदित्यनाथ अपने स्टेट को देखेंगे। एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट में जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा। देन पार्टिसिपेंट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और ये जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है ये पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में।
एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो दो जगह स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर का यूज़ होगा, पहला तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में, दूसरा राज्यसभा मेंबर की इलेक्शन। Students are amending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.